So, hello everyone. क्या हाल चाल है मालिक? So, I hope you all are doing great. So, from today onwards, I am going to start one short revision video of business study, जिसमें भैया मैं शुरुआत कर रहा हूं आपकी बिजनेस स्टडी का पार्ट नंबर 2, जिसका भैया पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर इस चैप्टर को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो बच्चों को कंपैरेटिवली थोड़ा सा टेक्निकल लगता है और थोड़े से इसके जो टर्म्स हैं उनको समझने में मालिक प्रॉब्लम होती है। और आई थिंक ये पहला चैप्टर है जहां से भैया न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चले सर, इस वीडियो में हम और आप मिलकर भैया इस चैप्टर को समझेंगे, डिस्कशन करेंगे और भाई साहब पूरी ईमानदारी के साथ इसको करेंगे भैया खत्म। तो अगर आपको भी इस चैप्टर में है थोड़ी सी भी दिक्कत, थोड़ी सी भी परेशानी, तो सर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आने वाला है। तो चले सर, चैप्टर का नाम है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैं इसको ना कनेक्ट करता हूं थोड़ा सा आपकी प्रीवियस कुछ मेमोरीज के साथ। और ऑब्वियसली बात है सर, आपकी जो मेमोरीज है वो कहां से है सर? क्लास 11th से। क्लास 11th में बिजनेस स्टडी में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जहां पर हमने और आपने मिलकर यह सीखा था कि सर किसी भी बिजनेस को चाहे स्टार्ट करना हो, चाहे बिजनेस को सर रेगुलेट करना हो, चाहे बिजनेस को एक्सपांड करना हो, सर हर एक चीज में लगता है पैसा। और जो पैसा आप बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में या बिजनेस को एक्सपांड करने में लगाते हो मालिक, उसी को बोलते हैं सर बिजनेस फाइनेंस। अब उस बिजनेस को अगर हमें चलाना है तो उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा, और इस पैसे को लाने के बहुत सारे सोर्सेस थे जो आपने क्लास 11th के अंदर भैया पढ़े थे और समझे थे। अब उसी चैप्टर को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। उस पैसे को, जो आप पैसे को लाते हो बिजनेस को चलाने के लिए, उसी पैसे को हम क्या सीखेंगे सर? उस पैसे को हम मैनेज करना सीखेंगे, और वो चैप्टर बन जाएगा भाई साहब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चले सर शुरू करते हैं कहानी। देखो सर, मैंने ये बिल्कुल क्लास 11 से ही कनेक्ट करके बेटा रखा हुआ है। मनी और फंड रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी। भाई बिजनेस में किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, और जो पैसा बिजनेस को चलाने में लगेगा उसी को बोलते हैं राजा बिजनेस फाइनेंस। ऑलमोस्ट अगर आप बात करोगे बिजनेस में हर एक एक्टिविटी में बेटा पैसा तो लगेगा ही लगेगा। अब वो पैसा आएगा कहां से और उसको कैसे मैनेज करना है, वही कॉन्सेप्ट है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। आप किसी भी सोर्स की बात करो, पैसा कहीं से भी लाओ, हर सोर्स की बेटा अपनी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। से फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसा लाए भाई बैंक से, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने खुद का पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो एक होता ना कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा था या आप कोई रिटर्न कमा रहे थे, जो आप कमाना बंद हो जाएगा या वो इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब हर एक सोर्स की बेटा कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, और क्योंकि बेटा हर एक सोर्स की अपनी कुछ ना कुछ कॉस्ट है, इसीलिए हमें जो पैसा है बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। मतलब जनरल लाइफ में ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज अगर फ्री में मिले तो ठीक है यार, उसको जैसे यूज करना है करो, लेकिन अगर कोई भी चीज भैया पैसे देकर आपने ली हो तो उसको आप बहुत आराम से केयरफुली यूज करते हो, उसका प्रॉपर ध्यान रखते हो। बस बेटा यहां भी वही सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है कि हमें, क्योंकि हर किसी भी सोर्स से मैं पैसा लाऊं, हर एक सोर्स की अपनी कुछ ना कुछ क्या है? कॉस्ट है। इसलिए हमें हमारे पैसे को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, और वहां पर कॉन्सेप्ट आया राजा किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भैया किसकी बात करता है? विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, कि भैया तुम पैसा ऐसी जगह से लाओ जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट इन द सेंस, अब जो सस्ता है वहां से मैं पैसा लाऊंगा, एज वेल एज, और किसकी बात करता भैया? उस पैसे की यूजेस की। मतलब सर आप पैसा ऐसी जगह से लाओ जो आपको सस्ता पड़े, रिस्क कम हो, वही कहलाएगा ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। और भैया जो पैसा लाए हो ना, उसको ऐसी जगह लगाओ, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से भैया रिटर्न क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा। देखिए सर, ये सारा मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। सो ऑप्टिमल प्रोक्योर का मतलब कि जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं बेटा, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उनमें से जो भी बेस्ट सोर्स होगा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड रिस्क, भैया वो सोर्स से मैं पैसा ले आऊंगा। जब इन्वेस्ट करने की बात आएगी तो पैसा मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा जहां से रिटर्न क्या हो भैया? मैक्सिमम हो, या जहां से रिटर्न मुझे इतना मिले जो कॉस्ट को क्या कर पाए भैया? कवर कर पाए, या कॉस्ट से भैया ज्यादा हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सर किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बोलो डन है सर? ओके सर, आइए अब यहां से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जिसका नाम है
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट के नाम से भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर कल को आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी एम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो है भैया शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। क्या बोला मैंने? शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, जिसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, जिसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। अब कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि सर हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। भैया शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करें? तो भैया उसके लिए तुम्हें सिंपल सा बस इस बात का ध्यान रखना है कि कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजंस इस तरीके से ले, अपने फाइनेंशियल डिसीजन इस तरीके से ले कि उनकी जो कंपनी का इक्विटी शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो मतलब अगर बीइंग अ कंपनी, अगर आप अपने इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हो या बढ़ा पा रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि भैया आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हो। इन सिंपल टर्म, एज एन इन्वेस्टर, एज एन शेयर होल्डर, आप हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने अगर किसी कंपनी का शेयर मान लो 100 रुपीज में खरीदा, तो यार कितना बढ़िया हो कि ये 100 रुपीज का शेयर क्या हो, डे बाय डे इंक्रीज हो। भाई कल को ऐसा हो जाए ये 200 हो जाए, तो आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो वेल्थ है वो कितने परसेंट से बढ़ी? 100% से बढ़ गई, मतलब डबल हो गई सर। यही बेटा कहलाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। अब सर ये अब वैल्यू अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, तो सर कैसे बढ़ेगी? तो बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ाने के लिए सर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और अगर उनके द्वारा लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस का जो बेनिफिट है, अगर वो बेनिफिट एक्सीड कर जाए कॉस्ट से, मैंने क्या बोला सर? अगर बेनिफिट ज्यादा हो बेटा कॉस्ट से, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, और अल्टीमेटली ये आपके शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर देगा? मैक्सिमाइज कर देगा। डन 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 डन। ओके सर, अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने बोला वो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो सर ऐसे कितने डिसीजंस होते हैं जो पैसे से जुड़े हुए हैं, तभी उनको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल डिसीजंस। ये देखिए सर, फाइनेंशियल डिसीजंस की जब बात करते हैं तो बेटा तीन मोटे मोटे, तीन बड़े बड़े डिसीजंस हैं जिनको इन डेप्थ डिटेल में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पहला डिसीजन होता है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा होता है बेटा डिविडेंड डिसीजन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने का, आपको ऐसे ही बेटा याद करना है। जब मैं बोलता हूं फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग का मतलब हिंदी में याद रखना, पैसा कहां से लाएं। आपके पास जो भी डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से किस सोर्स से मैं पैसा लाऊं, दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। दूसरा होता है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब मैं पैसा जब लेकर आ गया हूं तो ये पैसे को कहां लगाऊं, फिक्स्ड में लगाऊं कि वर्किंग में लगाऊं, दिस इज डिसीजन नंबर 2। अब जब मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो उससे मैं कुछ कमाऊंगा, जो मैं कमाऊंगा बोले तो प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को कंपनी अपने पास रिटेन करके रखे या शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसको बोलते हैं बेटा थर्ड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो क्या डिविडेंड को बांटा जाए या रिटेन करके रखा जाए, दिस इज डिसीजन नंबर 3, जिसको बोलते हैं भैया डिविडेंड डिसीजन। बोलो हाँ। ओके सर, आइए अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा बेटा फाइनेंसिंग, बोले तो पैसा कहां से लाएं। ये रहा। जब भी आप ये फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में सोचोगे तो सबसे पहले शुरुआत बेटा कहां से होगी? आप जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं उन सारे सोर्सेज को क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। अब जैसे ही आपने सोर्सेज आइडेंटिफाई करे तो आपको पता चला कि बेसिकली अगर बात की जाए दो मेन सोर्सेज होते हैं जहां से पैसा लाया जा सकता है। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा बेटा बोरोड फंड। शेयर होल्डर्स फंड को बेटा ओनर्ड फंड बोलते हैं। मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू ऑप्शंस, या तो पैसा बोरो कर लो बोले तो डेट, या तो पैसा बिजनेस के ओनर लगा दें बोले तो ओनर्ड फंड। तो कितने सोर्सेस हैं बेटा? दो सोर्सेस हैं, ओनर्ड फंड एंड बोरोड फंड। अब इनमें से पैसा किससे लाएं सर, या दोनों से लाएं तो किस कॉम्बिनेशन में लाएं? इसके लिए हमें इन दोनों सोर्सेस के बारे में कुछ प्रोज एंड कॉन्स समझने पड़ेंगे। देखिए सर क्या लिखा है, अ फर्म हैज टू डिसाइड द प्रपोर्शन। फर्म को बेटा प्रपोर्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि इक्विटी से कितना पैसा लाएं और डेट से कितना पैसा लाएं। इसको डिसाइड करने के लिए कुछ बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों सोर्सेस के वो हमें समझने पड़ेंगे। जैसे अगर आप बोरो करके पैसा लाओगे तो भैया उस पर तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट तो बेटा पे करना है चाहे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो चाहे नहीं कमाया हो। मतलब
रिगार्डलेस ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पेमेंट करने की है नहीं है, इंटरेस्ट तो भैया तुम्हें कंपलसरी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही बात अगर अपन इक्विटी के साथ की जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो होता है, इक्विटी जो फंड है बेटा, उसमें कोई ऐसा फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता है। तो इस मामले में तो रेस कौन जीत गया? हमारा इक्विटी जीत गया। बट रुको रुको रुको, और देखो सर, देखो ये लिखा नो सच कंपल्सन टू पे डिविडेंड। लेकिन आगे आओ सर, अगर आप बेटा डेट से पैसा लाओगे, अगर आप बोरो कर कर पैसा लाओगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब बेटा ऐसी रिस्क जो कहीं ना कहीं आपके आपके कंपनी के अंदर एक प्रोबेबिलिटी ला दे, एक पॉसिबिलिटी ला दे कि कल को जो आपके फाइनेंशियल फिक्स्ड कमिटमेंट है उनको पूरा ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि कल को आप इंटरेस्ट पे करने में मान लो फेल हो जाओ, तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, इसको बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल रिस्क। बोरोइंग ज्यादा होगी तो फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा होगी। तो यहां पर भी रेस कौन जीता? अपना इक्विटी जीता। ओके सर, लेकिन ये बात जो है वो डेट को भैया इक्विटी से आगे ले जाती है। जो डेट है बेटा, अगर आप बात करोगे कि सर सबसे चीपेस्ट सस्ता सोर्स कौन सा है, डेट या इक्विटी, तो करेक्ट आंसर इज डेट। डेट को बेटा सबसे चीपेस्ट सोर्स माना जाता है। और क्यों भैया? क्योंकि आप इंटरेस्ट पे जो करते हो बेटा बोरोइंग के ऊपर, उस इंटरेस्ट का आपको क्या मिल जाता है? टैक्स डिडक्टिबिलिटी मिलती है या टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर मैं अल्टीमेटली तुम्हें ऐसा समझाऊं कि मान लो बेटा आप 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 10%। और मान लो कंपनी बेटा 30% के हिसाब से टैक्स पे करती है, तो अल्टीमेटली अगर इफेक्टिवली आप देखोगे ना तो बेटा 10 और इसका अगर 30% यहां निकाल दोगे तो आप ये पाओगे कि अल्टीमेटली यू आर पेइंग 7% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इस वजह से क्यों? क्योंकि आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका आपको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट भाई साहब आपके लिए खर्चा है, और खर्चा है तो आप पीएनएल पर इसको चार्ज करने वाले हो। तो ड्यू टू द टैक्स डिडक्टिबिलिटी, ड्यू टू द टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपका डेट है बेटा वो सस्ता सोर्स माना जाता है। ओके सर, अब आगे आइए सर, आप किसी भी सोर्स से पैसा लाओगे, हर सोर्स से बेटा पैसा लाने की एक अपनी पैसा अट्रैक्ट करने की कॉस्ट होती है, जिसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे अगर आप लोन करवाते हो तो बेटा ये आपको सुना होगा आपने कि आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है। तो प्रोसेसिंग फीस क्या है? उस सोर्स से पैसा लाने की कॉस्ट, उस सोर्स से पैसा अट्रैक्ट करने की कॉस्ट, उसको बोलते हैं बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट। आप जब भी डिसीजन लोगे कि पैसा डेट से लाएं, पैसा इक्विटी से लाएं, बेटा आपको फ्लोटेशन कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी वो सोर्स आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये कुछ बेटा हमने बेसिक बेसिक फीचर्स डेट के बारे में भी और इक्विटी के बारे में आपको समझाए। अब सर कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर बेटा आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे पैसा डेट से लाना चाहिए या मुझे पैसा इक्विटी से लाना चाहिए। आइए सर एक एक करके उन फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर नंबर 1 क्या है बेटा? कॉस्ट। भैया आप मुझे बताओ डेट और इक्विटी में जो सस्ता होगा वो अच्छा होगा, तो जिसकी कॉस्ट कम है भैया उस सोर्स से आप पैसा लाओगे। दूसरा बेटा रिस्क, जिस सोर्स में रिस्क कम होगी वो सोर्स आपके लिए बढ़िया है। तीसरा बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट, अब भी बताया फ्लोटेशन कॉस्ट भैया जिसकी कम होगी वो बढ़िया है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, देखो कैश फ्लो का मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब अगर आप बोरोइंग से पैसा ज्यादा लाओगे मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको रेगुलर बेसिस पर, और इंटरेस्ट का पेमेंट मतलब आउटफ्लो। और अगर आप इतना आउटफ्लो करना चाहते हो तो बेटा कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर इनफ्लो अच्छा होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है तो कंपनी कैन गो विद बोरोड फंड, लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है तो कंपनी को बेटा बोरोइंग अवॉइड करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस पहले से ही ज्यादा है, कंपनी के अंदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही बहुत हाई है, तो बेटा बोरो करके इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। तो बोरो कर कर उस फिक्स्ड कॉस्ट को और मत बढ़ाइए। मतलब अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो हमें बोरोइंग को अवॉइड करना चाहिए। देखो डन। चलो मालिक, कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल कंसीडरेशन का मतलब होता है डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। आप मुझे बताओ सर, किसी भी कंपनी का जो अल्टीमेटली ओनर होता है वो कौन होता है? सर इक्विटी शेयर होल्डर होता है। अब अगर कंपनी और इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनकी जो ओनरशिप है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। मैं ऐसे समझाता हूं इसको एग्जांपल लेके। मान लो एक कंपनी है बेटा, इसमें
100 शेयर होल्डर हैं और सभी इक्वली ओनरशिप रखते हैं, मतलब एक पर्सन के पास कितनी ओनरशिप है, मान लो 1% की, अपन ऐसा मान लेते हैं। अब कंपनी को पैसे की जरूरत है और कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 100 नए शेयर इशू कर देंगे, तो उन्होंने 100 और शेयर इशू कर दिए। तो अभी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने की ओनरशिप रखते थे, 1% की, लेकिन अब और 100 शेयर होल्डर आ गए तो ये ओनरशिप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भैया इनकी ओनरशिप अब कितनी बचेगी, 0.5%। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। अब अगर आपको अपनी ओनरशिप को कम नहीं करना है, डाइल्यूट नहीं करना है, तो उस केस में भैया आपको कभी भी ओनर्ड फंड से पैसा नहीं लाना चाहिए, फिर आपको बोरोड फंड की तरफ ही जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। भैया मुझे बताओ, अगर कंपनी कल को ओनर फंड से पैसा लाना चाहती है, मतलब वो अल्टीमेटली शेयर इशू करेगी, और अगर आपके कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट की जो कंडीशन है, मान लो अभी मंदी चल रही है, लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं रख रहे हैं, तो भैया उस केस में अगर आप कल को शेयर इशू भी करोगे तो भी कोई खरीदने वाला नहीं है। तो भैया फिर इस केस में एक काम करो, आप बोरोइंग ही कर लो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट बहुत बढ़िया बुलिश चल रहा, बुलिश का मतलब तेजी है, तो भैया अभी तो आप शेयर इशू करते जाओ, लोग भर भर के पैसा डालने को तैयार हैं। तो ये भी बेटा आपको फैक्टर ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल डिसाइडिंग कि पैसा कहां से लाएं। अब ऐसा इमेजिन करो कि पैसा आप ला लिए और पैसा यहां पर रख लिया है। अब पैसे को बेटा बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड अगर करोगे तो इसकी जो कॉस्ट है, जो कि लगी रही है, आप इसको यूज करो चाहे ना करो, तो बेटा वो कॉस्ट आपको अपने जेब से देनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं भैया, इसको जल्दी से कहीं क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि ये जो अपनी कॉस्ट है वो खुद ही रिकवर कर पाए और हमारे जेब से भैया कॉस्ट ना जाए। तो इसके लिए बेटा आता है डिसीजन नंबर 2, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब अल्टीमेटली पैसा कहां लगाएं। अब सर आपने बोला कहां लगाएं, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट बेटा, तो शुरुआत ये होगी कि आप सबसे पहले डिसाइड करिए, देखिए कि कितने अवेलेबल आपके पास सोर्सेज हैं जहां पैसा आप लगा सकते हो। इन्वेस्टमेंट जनरली अगर टाइम पीरियड के हिसाब से बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म डिसीजन का एक और नाम होता है बेटा, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस आर आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ऑन दी अदर हैंड जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं इनको बेटा बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब लॉन्ग टर्म डिसीजंस में थोड़ा सा ध्यान इसलिए ज्यादा रखना पड़ता है बेटा, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजंस में आपका पैसा बहुत बड़ा, ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट होगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, और दूसरा बेटा लॉन्ग टर्म का जो इंपैक्ट है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लंबे समय तक बेटा रहता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते समय हमें बहुत ध्यान से चीजें चूज करनी चाहिए। बोलो डन। अब एक जो खास बात है लॉन्ग टर्म डिसीजंस की, जो और आपको स्पेशली केयर रखने की बात करती है, कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस जनरली आप देखोगे तो बेटा ये इररिवर्सिबल होते हैं नेचर में, कि आपने एक बार लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लिया तो आप वापस उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे, और अगर कल को करना भी चाहते हो ना मालिक, तो फिर उसके लिए आपको ह्यूज कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ह्यूज कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते समय बहुत आपको प्रिसाइजली, बहुत केयरफुली बेटा सोचने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म डिसीजन जो होते हैं वो जनरली बेटा बिजनेस की जो लिक्विडिटी है, बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है बेटा, उसको अफेक्ट करते हैं। इसलिए भैया शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट में दो ही बातें कि लॉन्ग टर्म में जाना है या शॉर्ट टर्म में जाना है। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि लॉन्ग टर्म में जाना है कि शॉर्ट टर्म में जाना है, तो अब आप जब इन्वेस्ट करोगे तो अगेन बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो, अब आपके सामने तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, भैया इनमें से किस प्रोजेक्ट में लगाएं। तो आपको हर एक प्रोजेक्ट को बेटा केयरफुली एवेल्युएट करना पड़ेगा, और जब आप केयरफुली एवेल्युएट करोगे तो इन बेसिस पर बेटा आपको प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करना चाहिए। सबसे पहला, जिस प्रोजेक्ट में आप, जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, हर प्रोजेक्ट का बेटा कैश फ्लो देखिए। अब जब मैं कैश फ्लो बोलता हूं तो आउटफ्लो कितना होने वाला है और इनफ्लो कितना आने वाला है, यही कैश फ्लो होगा। तो मैंने आउटफ्लो, या ऐसा बोलें, मैंने इसमें कर दिया है बेटा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो जब मैं इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करता हूं तो उसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो। देखो सर, पहले ऑप्शन में नेट कैश फ्लो कितना है, 5 लाख का, दूसरे में 7 लाख का, और तीसरे में 2 लाख का। अब अगर कैश फ्लो के बेसिस पर देखोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट नंबर 2 है ये बेटा आपके लिए बेनिफिट दे रहा है। सेकंड आता है बेटा रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न पहले ये देखो निकलता कैसे है। तो रेट ऑफ रिटर्न का मालिक ये फॉर्मूला है,
टोटल रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, टोटल रिटर्न कितना दे रहा है वो, और आपने इनिशियली कितना पैसा लगाया, इसको डिवाइड करोगे और इंटू 100 करोगे तो बेटा आपको मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर भी अगेन जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा है भैया वो प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है। तो यहां भी रेस कौन जीत गया भैया, हमारा ऑप्शन नंबर 2 जीत गया। थर्ड आता है बेटा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। The various investment proposals are evaluated on the basis of capital budgeting techniques. These involve calculation regarding investment amount. अब देखो सर, आपका इन्वेस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। कभी कभी मेरा क्राइटेरिया ये है, मान लो कि मैं पैसा जहां भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं अमाउंट कम होना चाहिए, तो मैं वो प्रोजेक्ट ढूंढूंगा जिसमें पैसा कम लगे। कोई बोलेगा इंटरेस्ट रेट जिसमें कम हो वो, कोई बोलेगा भैया जिसका नेट कैश फ्लो अच्छा हो वो, कोई बोलेगा रेट ऑफ रिटर्न अच्छा हो वो। तो सबका बेटा अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो सकता है और उसके हिसाब से भी बेटा आप डिसीजन ले सकते हो। तो पैसा कहां से लाएं और पैसा कहां लगाएं, ये दोनों कहानी खत्म। जब पैसा बेटा आपने लगा दिया है, जब पैसा आपने लगा दिया है तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि पैसे को लगाकर मैंने जो कमाया है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट को कंपनी अपने पास रिटेन करके रखे फॉर फ्यूचर पर्पस या अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इस डिसीजन को बोलते हैं बेटा डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलते हैं राजा, डिविडेंड डिसीजन। क्योंकि डिविडेंड जो है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं होता है, इसीलिए यहां पर बेटा कंपनी डिसाइड करेगी कि डिस्ट्रीब्यूट करे कि रिटेन करे। डिविडेंड क्या होता है सर, डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो अपने शेयर होल्डर्स को, उसी को बोलते हैं बेटा डिविडेंड। The decision involved here how much of profit earned by company is to be distributed to shareholder and how much should be retained। भैया डिविडेंड डिसीजन के अंदर बीइंग अ कंपनी आप ये डिसाइड कर रहे हो कि कितना बांट दें और कितना अपने पास रख लें। इसी डिसीजन को बोलते हैं सर डिविडेंड डिसीजन। अब ये डिसीजन लेते समय सर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये डिसीजन ले सकते हो। तो भैया सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट भैया अर्निंग। देखो सर अल्टीमेटली आप जो डिविडेंड दे रहे हो वो अपनी अर्निंग में से दे रहे हो। अब अगर अर्निंग है तो डिविडेंड देने का सोचो, जब अर्निंग ही नहीं है तो भाई डिविडेंड दोगे कहां से। तो पहली अर्निंग देखिए। दूसरा बेटा स्टेबिलिटी देखिए। अगर आपकी अर्निंग जो है वो स्टेबल है कि हर साल कंपनी मिनिमम साइड इतना प्रॉफिट तो बना ही लेती है, तो भैया डिविडेंड बांटने का सोचने का। लेकिन आपको लगता है कि इस साल अर्निंग अच्छी हो गई, अगले साल होगी नहीं होगी भरोसा नहीं है बेटा, तो इस साल जो अर्निंग हुई है ना उसको बचा के रखो, ताकि अगले साल अगर कल को अच्छा नहीं भी कमा पाए तो पिछले साल जो बचा के रखा था उससे काम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी है तो डिविडेंड बांट दो, स्टेबिलिटी नहीं है तो डिविडेंड मत बांटो। सर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, क्या कंपनी की डिविडेंड को लेकर कोई पॉलिसी है। जैसे आप आज रियल लाइफ में भी देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, स्पेशली जो पीएसयूज होती हैं वो बेटा हर साल डिविडेंड बांटती ही हैं। तो अगर आपकी कंपनी का कोई ऐसा कोई ट्रेंड है, कोई स्टेबिलिटी है कि हम हर साल हर दूसरे साल ऐसा डिविडेंड बांटते हैं, तो बेटा फिर उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको डिविडेंड बांटना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखो सर सिंपल है, अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं या आने वाले टाइम में उनको लग रहा है कि यस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो पैसा बचा के रखो, फिर डिविडेंड मत बांटो या कम बांटो। क्यों? क्योंकि जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको बेटा पैसा वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए पैसा बचा कर रखना पड़ेगा। ओके, कैश फ्लो पोजीशन, जब डिविडेंड बांटोगे तो कंपनी के अंदर क्या होगा, आउटफ्लो होगा, और अगर आउटफ्लो करना चाहते हो तो भैया इनफ्लो तो होना चाहिए। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है कि इतना आउटफ्लो जो होने वाला उसको आप मेंटेन कर पाओगे तो भैया डिविडेंड बांटो। अगर नहीं कर पाओगे, कैश फ्लो नहीं है, तो भैया फिर डिविडेंड बांटने से बचो। ओके मालिक। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, देखो सर कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक शेयर होल्डर वो है जिसने आपकी कंपनी का शेयर खरीदा ही इसलिए क्योंकि उसको डिविडेंड चाहिए। दूसरा शेयर होल्डर ऐसा होता है बेटा, बोलता नहीं यार मुझे डिविडेंड पे इंटरेस्ट नहीं है, मेरी तो ना वेल्थ मैक्सिमाइज करो। तो अगर आपका शेयर होल्डर डिविडेंड वाला है तो बेटा फिर डिविडेंड बांटो ताकि आपका शेयर होल्डर भैया खुश रहे। लेकिन अगर आपका शेयर होल्डर को डिविडेंड इतना पसंद नहीं, उसको वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप डिविडेंड नहीं भी बांटोगे तो चलेगा बेटा। ओके मालिक। टैक्सेशन पॉलिसी, अब देखो सर ये क्या बोल रहा है, टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर इट वुड बी बेटर टू पे लेस। अगर डिविडेंड के ऊपर टैक्स ज्यादा लग रहा है तो भैया डिविडेंड बांटो कम, और अगर कम लग रहा है तो डिविडेंड बांट दो ज्यादा। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, बेटा जैसे ही कंपनी अनाउंस करेगी कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रहे हैं, स्टॉक मार्केट में खलबली मचेगी। अगर आपको लगता है कि आपके डिविडेंड डिसीजन का स्टॉक मार्केट में रिएक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो डिविडेंड बांट दो।
अब आपको यहाँ लग सकता है एज ए स्टूडेंट कि सर उसमें नेगेटिव क्या होगा, अच्छा ही है। नहीं बेटा, डिविडेंड बांटना हमेशा पॉजिटिवली वर्क करे ऐसा जरूरी नहीं है। आप सोच कर देखो, आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं और कंपनी ने अनाउंस किया कि भैया हम हर एक शेयर होल्डर को 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं। अब आपको जब लगा कि यार डिविडेंड मिल रहा, तो आपने ऐसा सोचा वाह यार डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी बढ़िया है, कंपनी देखो प्रॉफिट कमा रही तभी तो बांट रही। बेटा इसमें साथ में ये भी है कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमाकर बांट रही है मतलब कंपनी के पास नियर फ्यूचर में कोई अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिवली रिएक्शन आया तो बेटा आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो भैया ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को उल्टा हो गया, हमें तो वेल्थ बढ़ाना था, या तो गिर रही है। तो अगर आपको लगता है कि डिविडेंड बांटने से स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा तो भैया डिविडेंड बांट दो। आपको लगता है ना भैया ये पॉजिटिवली वर्क नहीं करेगा तो भैया डिविडेंड बांटने से बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। देखो कंपनी ने आज डिविडेंड बांट दिया, कंपनी ने जो अपना खजाना था ना वो खाली कर दिया। अब कंपनी को फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी कहां जाएगी, मान लो शेयर मार्केट गई, नए शेयर इशू कर दिए। नए शेयर जैसे इशू किए कंपनी के पास पैसा भर भर के आ गया, मतलब कंपनी के पास जो कैपिटल मार्केट का जो एक्सेस है ना बहुत ईजी है। अगर आपके पास कंपनी के पास कैपिटल मार्केट का जो एक्सेस है बहुत ईजी है तो बेटा फिर आप डिविडेंड बांट दो, जब पैसे की जरूरत होगी फिर से डिविडेंड शेयर इशू कर देना। लेकिन आपको पता है कि आपकी कंपनी की अभी इतनी अच्छी गुडविल नहीं है, इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है कि कंपनी शेयर इशू करेगी और लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो भैया जो पैसा है उसको बचा के रखो, बांटो मत। ओके नेक्स्ट आता है बेटा लीगल कंस्टेंट। लीगल कंस्टेंट में सिंपल है, सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 27 तक जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं बेटा, जब भी कंपनी डिविडेंड बांटेगी वो सेक्शंस आपको प्रॉपरली फॉलो करने पड़ेंगे, उनका प्रॉपरली कंप्लायंस करना पड़ेगा, उसके बिना बेटा आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हो। तो इसको लीगल कंस्टेंट बोला जाता है। बेटा कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्टेंट वाइल ग्रांटिंग लोन्स टू अ कंपनी, कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा कंपनी को अगर मान लो लोन दिया गया मान लो बैंक के द्वारा, तो बैंक क्या करती है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि भैया जब भी आप डिविडेंड बांटोगे, से फॉर एग्जांपल बैंक ने ऐसा बोला कि जब भी आप डिविडेंड बांटोगे तो डिविडेंड बांटने से पहले आपको हमारे लोन का से फॉर एग्जांपल 20% रीपे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, इनको बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्टेंट। तो अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्टेंट अगर कंपनी के ऊपर लगाए गए हैं तो कंपनी को बेटा डिविडेंड बांटते समय इन कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्टेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ही आपको डिविडेंड पे करना है। यहां पर मालिक डिविडेंड डिसीजन भी हो गया है खत्म, सी यू टाटा बाय बाय वाला स्वाहा। सो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, डन। 3 डिसीजंस होते हैं, पैसा कहां से लाएं, पैसा कहां लगाएं और लगाने के बाद जो कमाएं वो रखें कि बांटें, ये मालिक हो गई कहानी खत्म। अब आ जाता है एक बेहतरीन टॉपिक बेटा, जहां से मैं बोलूँ ना मेजोरिटी केस में बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपके चैप्टर में एक याद है, आपके सिलेबस में एक चैप्टर है यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। वो ओवरऑल प्लानिंग की बात करता है, ये स्पेसिफिकली फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता है। डन। आइए सर पढ़ते हैं एक बार क्या बोलती सर पब्लिक यहां पर। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। आप फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ऑपरेशन से रिलेटेड, कि भाई पैसा कहां कहां लग सकता है, पैसा जहां जहां लगेगा उसके लिए हम पैसा कहां कहां से लाएंगे, ये सारी जो बातें वो किसके अंदर आती है बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती हैं। The objective of financial planning is to ensure that enough fund are available at the right time. भाई आप बताओ, हम भी हमारी आपकी पर्सनल लाइफ में एक प्लानिंग करके रखते हैं पैसे से जुड़ी हुई, हम सेविंग करते हैं, हम इन्वेस्ट करके भी रखते हैं पैसा, क्यों कि फ्यूचर में जब भी पैसे की जरूरत हो तब हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। यही बेटा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी ऐसा ना समझा जाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही होते हैं, या ऐसा ना समझा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, कि अगर प्लानिंग हो गया तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट हो गया तो प्लानिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, दोनों ही चाहिए। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करोगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यही बताता है कि पैसा कहां से लाओ, बेस्ट सोर्स कौन सा है और पैसा कहां लगाओ, यही आपको अल्टीमेटली बताता है, और हम अकॉर्डिंगली फिर क्या करें, शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करें। ये कौन बोलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
ऑन दी अदर हैंड अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करोगे तो ये बात करता है एम एट स्मूथ ऑपरेशन बाय फोकसिंग ऑन फंड रिक्वायरमेंट इन देयर अवेलेबिलिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी के अंदर जो भी ऑपरेशंस है, जो भी एक्टिविटीज हैं, बहुत स्मूथली चलनी चाहिए। जब जब पैसे की जरूरत हो तब तक पैसा अवेलेबल रहना चाहिए। अब ये बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, तो इनको बेटा बिल्कुल याद कर लो। पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, जब जब पैसे की जरूरत हो तब तब पैसा अवेलेबल रहना चाहिए। ये पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। और दूसरा बेटा टू सी दैट फर्म्स डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। फाइनेंशियल प्लानिंग इस बात पर भी फोकस करता है बेटा कि कोई भी फर्म रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अननेसेसरी रेज ना करे। मतलब ऐसी बात हो गई, जरूरत थी नहीं, आपने लोन ले लिया, अब लोन लेकर बैठ गए, इंटरेस्ट पे करना है, तो ये तो तुम अपनी जेब से दे रहे हो, तो फिर लिया ही क्यों है बेटा लोन जब जरूरत नहीं थी। तो ये बात का ध्यान भी कौन रखता है बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग रखती है। तो कल को अगर एग्जाम में आए कि व्हाट आर दी ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो राजा बड़े सुंदरता के साथ इन दोनों पॉइंट्स को लिख देने का। ठीक है मालिक जी सर। और एडिशनली पता है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है, अगर कल को तुम्हारे पास ना ऐसा सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, घर में पैसा पड़ा हुआ है, तो अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा उसको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करती है। प्लानिंग बेटा दोनों होती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। चलो मालिक, अब अगर कल को एग्जाम में आया, सुनो ना, तो एग्जाम में ऐसा आता है कि व्हाट आर दी ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस। ऐसे कलेक्टिवली क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंस में बेटा आपको कुछ नहीं करना है, मैं जितना जितना पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं बेटा उसको पढ़कर जाना, आपका काम हो जाएगा। जैसे सबसे पहले इट ट्राइज टू फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। सेकंड, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। देखो अगर जिस व्यक्ति की प्लानिंग जबरदस्त है ना, उसको बेटा कभी भी ऐसा ही होता ना सरप्राइज शॉक ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखो ना, एक सिचुएशन आई थी इंडिया में जिसका नाम है बेटा कोविड, जिसने यार हम सबको सरप्राइज भी किया, शॉक भी किया। लेकिन अगर आप सोचो ना, ऐसी कोई भी बेटा इमरजेंसी आती है जिसके लिए हम पहले से तैयार हैं, मान लो हम ऐसे प्लानिंग करके रखे हैं कि अगर कल को ऐसा फ्यूचर में कुछ भी हुआ तो हम बिल्कुल ऐसे तैयार हैं, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, तो फिर कल को ऐसी सिचुएशन रियल में भी आएगी ना, तो हमें ऐसा कोई शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई तैयार है। जब एक कोई क्रिकेटर होता है ना बेटा, क्रिकेटर ऐसे बैट्समैन खड़ा हुआ है पिच पे ऐसे खेल, सामने उसको पता चला कि यार बाउंसर आने वाली है, उसको पता है, उसने एक्शन से, ग्रिपिंग से समझ लिया कि भाई बाउंसर आने वाली, भाई से वो तैयार है। अब जैसी आएगी ना वो सीधा उठा के छक्का मारने वाला है। उसको वो सरप्राइज नहीं करेगा, उसको वो शॉक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भैया उसकी प्लानिंग हो चुकी थी, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो ये एक और ये फायदा है, इंपॉर्टेंस है बेटा। फाइनेंशियल प्लानिंग कोऑर्डिनेट करता है अदर फंक्शंस में, क्योंकि हर एक फंक्शन में क्या लगता है बेटा, पैसा लगता है। डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, गैप। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने डिटेल में बेटा पहले से प्लानिंग कर रखी है तो आपके वेस्ट रिसोर्सेज हैं, वेस्टेज नहीं होंगे। कोई भी एफर्ट ऐसा नहीं होगा कि मैं भी वही कर रहा हूँ वो भी वही कर रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। और जो गैप है बेटा प्लानिंग के अंदर, वो भी बेटा क्या हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे। प्लानिंग बेसिकली लिंक करता है बेटा प्रेजेंट और फ्यूचर को, तो ये तो आप चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ोगे, वहां भी सेम पढ़ाया जाएगा। वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, इट इज अ ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो वही है बेटा। इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। बेटा सुनो सुनो सुनो, फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा आपको लिंक प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। ये हो गई भैया हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म, बोलो डन। अब बात करते हैं सर कैपिटल स्ट्रक्चर की। देखो जनरली अकाउंटेंसी में अगर मैं बात करूं ना, अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है कैपिटल। बेटा उस कैपिटल मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, अब वो पैसा बेसिकली कहां से लाया है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब ओनर्ड कितना है, बोरोड कितना है, इसी स्ट्रक्चर को, इसी कॉम्बिनेशन को, इसी मिक्स को ही बोलते हैं बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। देखो ओनर्ड का और बोरोड का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, उसी को बोलते हैं बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब सर सुनने की बात, ध्यान रखने की बात यह है कि यार सर बात तो सही है कि अगर हमने बिजनेस में 100 रुपये मान लो लगाए, अब ये 100 रुपये मान लो 50 में बोरोड से लाया, 50 ओनर से लाया, तो बच्चा बोला नहीं सर मुझे तो ऐसा चाहिए 70-30। मैंने कहा ले भाई 70-30 ले। एक बच्चा बोले नहीं सर मुझे 60-40 चाहिए।
अरे तो सर ये तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हाँ राजा, तो सर फिर क्या करें, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है बेटा? तो इसी के लिए बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे कि जब भी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करे कि किस प्रपोर्शन में आपको बोरोड लाना है और किस प्रपोर्शन में आपको ओनर्ड लाना है, भैया उसके लिए ये हेल्प करेंगे हमारी ये सारे के सारे फैक्टर्स। लो भैया, पहला फैक्टर कौन सा बेटा? कैश फ्लो पोजीशन। साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर इशूइंग डेट। अब भी ऊपर बात की थी बेटा, अगर डेट लाना है, डेट इशू करना है तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है ना, तो आपको भाई साहब क्या बोल रहा हूं मैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोइंग कम से कम रखो। दूसरा होता है बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो सर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि आपकी जो अर्निंग है ना, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट को कवर कर सकती है। नहीं समझा सर? बेटा मैं समझाता हूं। मान लो बेटा आपका इंटरेस्ट है 10 रुपए का और आपकी अर्निंग है बेटा 100 रुपए की। तो आपकी जो अर्निंग है ना, वो इंटरेस्ट को एक बार नहीं, ऐसे 10-10 करके वो 10 बार पे कर सकती है। मतलब कितने टाइम रिकवर कर सकते हो, कितने टाइम कवर कर सकती है आपकी अर्निंग इंटरेस्ट को? 10 बार, मतलब 10 टाइम्स। तो ये बोलता है कौन? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटा हाई होगा, उतना बेटा ज़्यादा अच्छा है और उतना आप बोरोइंग बेटा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रख सकते हो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में एक प्रॉब्लम है सर, क्या? ये केवल और केवल बेटा इंटरेस्ट को कवर करने की बात करता है, जबकि हमें पे तो बेटा प्रिंसिपल भी करना है, अकेले इंटरेस्ट थोड़ी पे करना है। तो सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी उनके बड़े भैया ने, जिनका नाम है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो में और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में बस एक ही अंतर है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है वो केवल और केवल इंटरेस्ट को कवर करने की बात करता है, जबकि डेट जो है वो ओवरऑल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों को कवर करने की बात करता है। बाकी चीजें सब सेम है बेटा। ये भी होना चाहिए हायर, हायर दी बेटर। अगर हायर है तो बेटा आप बोरोइंग ज्यादा रख सकते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। सो सिंपल, सो इजी बेटा। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इफ ROI ऑफ कंपनी इज हायर, अगर कंपनी का ROI अच्छा है, इट कैन चूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज EPS, इट एबिलिटी टू यूज डेट इज ग्रेटर। देखो सर, अगर आपका रिटर्न अच्छा है ना, अगर आपका रिटर्न अच्छा है तो आप क्या करो? बोरोइंग ज्यादा करो। बोरोइंग ज्यादा करोगे तो आपका EPS क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और अगर EPS बढ़ेगा तो भैया आप अल्टीमेटली बहुत अच्छे से पैसे को मैनेज कर रहे हो और वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हो। इसको बोलते हैं बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप बिल्कुल बेटा लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बोलो डन। चलो कॉस्ट ऑफ डेट बेटा ऑब्वियस सी बात है कंसीडर करोगे। अगर कॉस्ट डेट महंगा है तो भैया बोरोइंग कम करना और कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा इक्विटी रख लेना। टैक्स रेट, अगर बेटा टैक्स रेट ज़्यादा है तो सोच कर देखो, इंटरेस्ट का जो पेमेंट करोगे उसका टैक्स बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा तो बोरोइंग ज़्यादा कर लो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, भैया डेट कंसीडर करी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कंसीडर करने का। अगर इक्विटी महंगी आ रही है तो फिर भैया डेट को ज़्यादा रख लो। फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसकी भी ज्यादा है बेटा वो कम रखने का। रिस्क कंसीडरेशन, भैया जिसकी रिस्क कम है वही रखने का। सिंपल है, मतलब इसमें तो क्या ही बताना। बोलो डन। चलो सर फ्लेक्सिबिलिटी, इफ फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू द फुल, इट लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज। देखो सर, हर एक पर्सन की या हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बेटा डेट लेने की कैपेसिटी होती है, उसके फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए बेटा एक कैपेसिटी निकाली जाती है। अब अगर आपने एक ही बार में सारी की सारी डेट ले ली बेटा, मतलब आपने जो आपका पोटेंशियल था, आपकी कैपेसिटी थी, वो फुल्ली यूटिलाइज कर ली। अब कल को फ्यूचर में फिर से पैसे की जरूरत पड़ी तो डेट से तो आप पैसा ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो कैपेसिटी तो आपने पहले ही फुल्ली यूटिलाइज कर ली है। इसलिए बोलते हैं कि बेटा एक साथ पूरी बोरोइंग मत करो, फ्यूचर के लिए भी थोड़ा कैपेसिटी जो है, थोड़ी जो बोरोइंग पावर है उसको बचा के रखना चाहिए। कंट्रोल, अगेन बेटा डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। अगर आपको डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप पसंद नहीं है तो फिर पैसा किससे लाओ भैया? बोरो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ऑब्वियस सी बात है, जो भी एक्ट्स हैं, जो भी कंपनीज एक्ट हैं, जो भी सेबी के रेगुलेशंस हैं, जो सेबी के गाइडलाइंस हैं, भैया ये फॉलो करनी पड़ेंगी आपको। स्टॉक मार्केट कंडीशन, अगर स्टॉक मार्केट ना बुलिश है तो बेटा ज़्यादा पैसा आप इक्विटी से ला लो, क्योंकि ला सकते हो। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में बेटा मंदी है, बियरिश है, तो भैया पैसा अब आप बोरो करके ही लाओ, क्योंकि आप शेयर इशू भी करोगे ना मालिक, कोई पैसा तुम्हें देगा ही नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, बेटा जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके भी कैपिटल स्ट्रक्चर को आप एक बार जरूर देखिए, उसको भी समझते हुए आप अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो। तो ये मालिक कहानी खत्म हुई किसकी सर? कैपिटल स्ट्रक्चर की।
अब सर एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। जब भी बेटा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस में पैसा लगाते हो, तो कुछ पैसे से बेटा फिक्स्ड असेट खरीद लेते हो। तो जो पैसा बेटा आपने खर्च किया फिक्स्ड असेट को खरीदने में, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल। जबकि कुछ पैसा आप बेटा बचा कर रखते हो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, उसको बोलते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। अब कब किस केस में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, ये बताया जाएगा तुम्हें इस टॉपिक के अंदर। और यहां से बेटा एक क्वेश्चन फॉर श्योर है। देखो सर, फिक्स्ड असेट्स कौन सी है बेटा, जो मोर देन 1 ईयर के लिए रहती है। और भैया अब भी बोला था लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फंसेगा, मतलब लंबा पैसा फंसेगा, बड़ा पैसा फंसेगा, और आगे जाके भैया ये इर्रिवोकेबल होगा, और कल को रिवर्स करना भी चाहोगे तो भैया ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो भैया इसलिए जब लंबे समय के लिए कहीं पैसा लगाना हो तो बहुत सोच कर समझ कर लगाने का। ओके सर, ये जी मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व अराउंड अलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट और असेट्स। देखो सर, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का सिंपल मतलब ये है कि जब आपके पास, देखो पैसा तो लिमिटेड है बेटा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो अब मुझे ये देखना है कि एक ऐसा एरिया है जहां पर मेरा पैसा ना लंबे समय तक फंसने वाला है, तो यहां मैं कितना पैसा डालूं, क्योंकि लंबे समय तक बेटा फिर फंस जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बोलो डन। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जिस पर हो सकता है आपसे एग्जाम में बेटा असर्शन या रीजन पूछ लिया जाए। क्या लिखा सर, फिक्स्ड असेट्स शुड नेवर बी फाइनेंस थ्रू बेटा शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिसोर्सेज। शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज का मतलब यह है कि मैक्सिमम आपको किसी ने पैसा दिया मैक्सिमम 1 साल के लिए, 1 साल के बाद वो पैसा मांग लेगा, और आपने 1 साल के अंदर अंदर जो पैसा आपसे मांग लेगा उससे अगर कोई फिक्स्ड असेट मतलब लॉन्ग टर्म असेट खरीद ली तो बेटा वो पैसा तो आपने लंबे समय के लिए फंसा दिया, जबकि वो 1 साल में मांगेगा तो पैसा दोगे कहां से। इसीलिए रूल है कि फिक्स्ड असेट को कभी भी तुम्हें शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस नहीं करना है। डन। ओके सर। अब सर जो आप बोल रहे हो ना कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सोच समझ के करना चाहिए, क्यों, तो उसके भैया कुछ कारण हैं। पहला, ये बेटा लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अच्छा हो चाहे बुरा हो, लंबे समय तक इफेक्ट आएगा। इसमें बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है, रिस्क ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा तो रिस्क ज़्यादा, और बेटा ये इररिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, चाहकर भी बेटा लौटा नहीं सकते हो, और अगर रिवर्स करना चाहोगे तो फिर बहुत ह्यूज लॉसेज, ह्यूज कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। डन। चलो चलिए सर, अब बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, कि मतलब ज़्यादा या कम। सर सबसे पहला होता है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो सर सिंपल सा, अगर किसी का बिजनेस बेटा मैन्युफैक्चरिंग है तो आप मुझे बताते जाओ कमेंट में। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ऑब्वियसली बात है बेटा प्लांट मशीनरी ज़्यादा लगेंगी, मतलब फिक्स्ड कैपिटल लगेगी ज़्यादा। लेकिन मान लो ट्रेडिंग है या सर्विस है तो कंपैरेटिवली फिक्स्ड कैपिटल लगेगी बेटा कम। डन। दूसरा बेटा स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब लेवल क्या है। अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बेटा लार्ज है, बड़े लेवल पर काम कर रहे हो, तो बेटा फिर फिक्स्ड कैपिटल भी बड़ी लगेगी, और अगर स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हो तो फिक्स्ड कैपिटल राजा कम लगेगी। सो सिंपल, सो इजी। चॉइस ऑफ टेक्निक, सर कौन सी टेक्निक, अरे बेटा 2 टेक्निक होती हैं, या तो मशीन से काम करवाओ या तो लेबर से काम करवाओ। कैपिटल इंटेंसिव, हाँ सर वो याद आ रहा है, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर था, हाँ बेटा वही, हाउ टू प्रोड्यूस। यस बेटा, देखो अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लोगे मतलब मशीन्स को यूज करोगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, अगर लेबर इंटेंसिव तो फिक्स्ड कैपिटल कम। तो यहां लिख देते हैं सर फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, यहां लिख देते हैं सर फिक्स्ड कैपिटल कम। एरो से समझिएगा, डाउन एरो मतलब कम, अप एरो मतलब ज्यादा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, बेटा आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जिसमें टेक्नोलॉजी का जो चेंजेस है ना बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, मतलब हर 6 महीने हर साल में नई मशीन्स आ जाती हैं, तो बेटा आपको भी अकॉर्डिंगली मशीन चेंज करनी पड़ेंगी, और ज़्यादा मशीन अगर रेगुलरली चेंज करोगे तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल लगेगी ज़्यादा। आपकी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कभी आ जाए तो आ जाए, ऐसा इतना जल्दी नहीं आता, तो फिर भैया एक ही मशीन लंबे समय तक चलाओगे तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल लगेगी कम। बेटा जितनी ज़्यादा ग्रोथ उतनी ज़्यादा कैपिटल, सिंपल याद रखना। बेटा डाइवर्सिफिकेशन, अगर बेटा देखो डाइवर्सिफिकेशन आप जा रहे हो ना, डाइवर्स करने जा रहे हो मतलब चीज़ों को एक्सपांड करने जा रहे हो, तो बेटा उस केस में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेटा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव,
होता है ना, लीज पर चीज़ें मिल जाती हैं, रेंट पर मिल जाती हैं, कि आपको फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो कैपिटल लगेगी कम, और फाइनेंसिंग है ही नहीं, हर चीज़ तुम्हें ही खरीदनी है, तो भैया उस केस में कैपिटल लगेगी ज़्यादा। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन होता है ना, मर्जर्स होते हैं, अमलगमेशन होते हैं, दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना लेते हैं। अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है कि आप दो चार लोग मिलकर एक बनकर नई कंपनी बना ली और बिजनेस कर रहे हैं, तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन जितना ज़्यादा होगा कैपिटल लगेगी कम। क्यों सर, क्यों सर? एक बार देखो, पढ़ लो पहले, देखो। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मशीन है एक्स और वाई, और एक के पास है मान लो पी और क्यू। अब मुझे पी और क्यू चाहिए, उसको एक्स और वाई चाहिए, तो या तो हम लोग अपनी नई नहीं खरीदें। अब अगर मैं भी अपने लिए पी और क्यू खरीदता हूं तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, ये अपने लिए एक्स और वाई खरीदेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, तो हम दोनों डिसाइड करके एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ना उसको कुछ खरीदने की जरूरत पड़ी ना मेरे को। सर फिक्स्ड कैपिटल क्या हो गई सर? कम। सिंपल। ओके मालिक, नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का देखो मतलब क्या है सर, वो पैसा जो आप डे टू डे ऑपरेशंस में खर्च करते हो। वर्किंग कैपिटल जनरली जो बनाती है वो क्या बनाती है बेटा? करंट असेट्स जो मोर लिक्विड होती हैं, लिक्विड मतलब इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश, बट कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट। लेकिन बेटा फिक्स्ड कैपिटल के, फिक्स्ड असेट्स के कंपैरिजन में करंट असेट्स का जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है। करंट लाइबिलिटीज आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशन विच दे अराइज ड्यू 1 ईयर। बेटा करंट लाइबिलिटीज का मतलब वो ऑब्लिगेशंस, वो पेमेंट जो आपको एक साल के अंदर अंदर बेटा पे करने पड़ेंगे। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये कहलाती हैं आपकी वर्किंग कैपिटल। ये देखो ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा, नेट वर्किंग कैपिटल में बी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। भाई अगर मैं बोलूं नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हुआ, तो बेटा नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आपकी करंट असेट्स कितनी ज्यादा हैं आपकी करंट लाइबिलिटी से। सो सिंपल, सो इजी। अब सर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी बेटा कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेटा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? पहला है बेटा फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। अगेन मुझे बताओ बेटा, अगर मान लो कोई ट्रेडर है तो उसको स्टॉक वगैरह रखना पड़ता होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। लेकिन कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैं हूं, मैं पढ़ाता हूं, मेरा कोई स्टॉक तो है ही नहीं, तो बेटा उस केस में मेरी वर्किंग कैपिटल क्या लगेगी? कम। सर स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगेन बड़े लेवल पर काम करोगे, बड़ा स्टॉक, बड़ा रॉ मटेरियल, हर चीज़, तो बेटा फिर बोलने का वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। अगर मैं छोटे लेवल पर काम कर रहा हूँ तो फिर वर्किंग कैपिटल कम। बेटा बिजनेस साइकिल, आपको पता है जो बिजनेस होता है इकोनॉमिक्स में, सीए फाउंडेशन में अगर आप पढ़ोगे ना तो एक चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। बिजनेस बेटा डिफरेंट फेजेस से होकर गुजरता है, जैसे अपनी जिंदगी डिफरेंट फेजेस से होकर गुजरती है, कभी खुशी कभी गम, वैसे ही बेटा अगर बिजनेस में बेटा बिजनेस ना बूम पे चल रहा मतलब तेजी है, तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा होगी, सेल्स ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो भैया कैपिटल भी लगेगी ज़्यादा। लेकिन अभी ना जो आपका बिजनेस है ना वो मंदी पे चल रहा है, डिक्लाइन पे है, तो बेटा उस केस में सेल्स कम होंगी, सेल्स कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी लगेगी बेटा कम। सीजनल फैक्टर, अगर आपका बिजनेस सीजनल है, मान लो ना आप ऐसे आइसक्रीम बनाते हो, तो अब गर्मी है मतलब आपका सीजन चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा। अभी सीजन नहीं है, अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वर्किंग कैपिटल कम। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है बेटा एक प्रोडक्ट को जब मशीन में डाला जाता है एज अ रॉ मटेरियल, तो वो बेटा फिनिश गुड्स बनने में कितना टाइम लेता है, इसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन साइकिल। देखो टाइम स्पेंड बिटवीन रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स, करेक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। अच्छा एक बात बताओ, जितना ज्यादा टाइम लगेगा प्रोडक्ट को बनने में उतने टाइम तक आपका पैसा फंसा रहेगा, जब तक प्रोडक्ट बनकर रेडी नहीं होगा तब तक बेचोगे कैसे, और जब तक बेचोगे नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं। तो जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा वर्किंग कैपिटल उतनी ज्यादा लगेगी, और जितना प्रोडक्शन साइकिल कम होगा उतनी वर्किंग कैपिटल भी कम। क्रेडिट अलाउड, बेटा आप अपने कस्टमर को कितना क्रेडिट पर सामान देते हो, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, जितना ज्यादा टाइम पीरियड बेटा उधारी का दोगे, जितना ज्यादा क्रेडिट अलाउ करोगे उतने लंबे समय के बाद पैसा तुम्हारे पास आएगा, और जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक दूसरा पैसा लगाकर प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा क्रेडिट अलाउ करोगे बेटा वर्किंग कैपिटल उतनी ज्यादा लगेगी। क्रेडिट अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब तुम्हें तुम्हारे सप्लायर से कितनी क्रेडिट मिलती है। अगर तुम्हें क्रेडिट ज्यादा मिलती है तो उधारी पर सामान मिल रहा है तो मजे हैं तुम्हारे, तो जितनी ज्यादा क्रेडिट अवेल कर पा रहे हो उतनी वर्किंग कैपिटल लगेगी बेटा कम। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब वेस्टेज वगैरह कम हो रहा है, अगर एफिशिएंसी हाई है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी बेटा, एफिशिएंसी कम है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा।
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपका जो रॉ मटेरियल है वो इजीली बेटा मार्केट में अवेलेबल है। अगर इजीली अवेलेबल है तो आपको अननेसेसरी उसका स्टॉक वगैरह मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है, तो स्टॉक बनाने नहीं पड़ेंगे, अननेसेसरी स्टोर नहीं करना पड़ेगा, तो भैया उस केस में वर्किंग कैपिटल लगेगी कम। लेकिन आपका रॉ मटेरियल बड़ा यूनिक है भाई, बहुत रेयरली मिलता है, तो आप भर भर के स्टॉक बना के रखोगे ताकि आपका प्रोडक्शन रुके ना, तो बेटा उस केस में वर्किंग कैपिटल भी लगेगी ज़्यादा। ग्रोथ, बेटा ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा कैपिटल, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वर्किंग हो। लेवल ऑफ कंपटीशन, बेटा अगर लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है तो कैपिटल भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको बेटा अपने जो प्रोडक्ट है ना, फिनिश गुड्स हैं, बिल्कुल रेडी रखने पड़ेंगे कि बायर आया तुरंत उसको अवेलेबल करा दो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं करा पाओगे तो पड़ोसी से ले लेगा। समझे बात को? तो लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा तो रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा। इन्फ्लेशन, बेटा अगर महंगाई, बेसिकली अगर महंगाई ज़्यादा है बेटा तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जैसी प्राइसेस बढ़ेंगी, जो चीज़ आप 100 रुपये की आ रही थी वो 110 की आएगी, तो 10 रुपये से आपकी कैपिटल क्या हो गई? ज़्यादा लग गई। तो इन्फ्लेशन भी बेटा ऑलवेज लीड करता है हायर वर्किंग कैपिटल को। यहाँ पर मालिक आपका जो चैप्टर है वो हो जाता है समाप्त। मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम 1 घंटा आपसे लूंगा और पूरा का पूरा चैप्टर बेटा आपके साथ कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे ही बेटा मैं बिजनेस स्टडी के सारे चैप्टर्स आपको वन शॉट देने वाला हूँ। आपको कैसा लगा ये लेक्चर? और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो, कोई डिमांड हो, जैसे आप, एक डिमांड ये हो सकती है कि सर असर्सन रीजंस भी कराते जाइए चैप्टर वाइज, एक डिमांड ये हो सकती है कि सर साथ में केस स्टडीज भी कराते जाइए। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, ऐसी कोई डिमांड है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप सर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस पर मैं ज़रूर से ज़रूर बेटा वीडियो बनाकर लाऊंगा। हम बेटा आज से ही, मतलब आज आप देखिए 3 जुलाई है, आज से ही बेटा आपको बीएस पढ़ाएंगे। रेगुलर बेसिस पर मैं आपके सामने वीडियोस लाता रहूंगा ताकि एग्जाम तक जाते जाते हम बिल्कुल बिजनेस स्टडी में ऐसे हो जाएं कि भैया अब की बार 90 पार। तो अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।